साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो पटवारी की क्लासेस चल रही हैं इंडियन ज्योग्राफी की, वो आज एक नया टॉपिक है। इसको आज अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात ये कि आप भी लगातार पढ़िए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आपको पढ़ना है। और हम हमारी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, जितना हो सके उतना कर रहे हैं, और आप भी करो। सिलेक्शन लेना है तो आपको आज का अपना जो टॉपिक है वो वन और वन्य जीव संरक्षण है। ये जो अपनी किताब है पटवार वाली इंडिया जीके की, इसके हिसाब से अपन क्लासे शुरू कर रखी है अपन ने, और अपना जो टॉपिक है इस टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और एनवायरनमेंट तो सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है ही, इसलिए यहाँ से प्रश्न आता ही रहता है। तो देखिए, इस टॉपिक को अपन शुरू करें तो अपना टॉपिक है वो क्या है, वन और वन्य जीव संरक्षण। वन व वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। और दो शब्द है, वन और वन्य जीव। वन मतलब जंगल, और इन जंगल में या वनों में रहने वाले जीव वन्य जीव कहलाते हैं। इनका संरक्षण कैसे किस किस तरीके से किया जाता है, उन चीजों को अपने को पढ़ना है। वैसे देखिए, इनका संरक्षण दो प्रकार से होता है। इनका संरक्षण है, वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे? एक प्रकार है वो स्वस्थाने, स्वस्थाने संरक्षण, और एक है बहिस्थाने, या फिर इसी को आप बोल सकते हो परिस्थाने, परिस्थाने संरक्षण। स्वस्थाने और परिस्थाने में अंतर क्या है? स्वस्थाने का मतलब क्या होता है? स्वस्थाने का मतलब ये होता है कि किसी भी जो भी जीव है उसको खुद के प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। नाम से देखो, स्व, स्व मतलब खुद, खुद का स्थान है, खुद का प्राकृतिक आवास है, वहीं पर यदि उनका संरक्षण किया जाए तो वो कहलाता है स्वस्थाने संरक्षण। जैसे इसके अंदर स्वस्थाने संरक्षण में उदाहरण की अपन बात करें तो इसके अंदर आता है बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। इसी में आते हैं वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। इसी में आते हैं बाघ परियोजनाएं, बाघ परियोजनाएं। इसी में आती हैं हाथी परियोजनाएं, हाथी परियोजनाएं। इसी में आती हैं आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमियां। तो ये स्वस्थाने के प्रकार है, ये एक तरह से इनके उदाहरण है ये। मतलब यहां पर क्या होगा, जो जीव जहां रह रहा है, जो जीव जंतु जहां रह रहे हैं, उनका खुद का जो प्राकृतिक आवास है वहीं पर उनको संरक्षित किया जाएगा। जबकि बहिस्थाने परिस्थाने का मतलब क्या होता है, इनका खुद का प्राकृतिक आवास नहीं होता है, जबकि इनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा और वहां पर क्या किया जाएगा, इनका संरक्षण। जैसे उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। उदाहरण के लिए वानस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन बोलते हो जिसको आप, वानस्पतिक उद्यान। और ये एक बार पूछा हुआ है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने संरक्षण में शामिल नहीं है? उनमें से तीन तो इधर से ऑप्शन में था, एक आपके ये बोटनिकल गार्डन था, वानस्पतिक उद्यान था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब हम इनका संरक्षण करते हैं तो कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं, स्वस्थाने और परिस्थाने। और ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। स्वस्थाने का मतलब है कि खुद के आवास में ही, खुद के प्राकृतिक आवास में ही, जहां वो जीव रह रहा है वहीं पर ही उनका संरक्षण।
जबकि पर स्थान है, पर का मतलब ही वैसा क्या होता है, दूसरा होता है। तो दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करके और वहां पर उनका संरक्षण किया जाए। अब इसके बाद हम इन चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये वन या वन्य जीव हैं, इनका तो संरक्षण किया ही जाएगा। इनके साथ इसके अंदर क्या होता है, जो वहां रहने वाली जनजातियां हैं उनका भी संरक्षण किया जाता है, उनका भी ध्यान रखा जाता है, यानी समग्रता से इनका विकास किया जाता है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये वैसे दो प्रकार से घोषित किए जाते हैं। एक केंद्र सरकार है, भारत की जो केंद्र सरकार है वो इनको घोषित करती है, और एक है यूनेस्को, यूनेस्को घोषित करती है। जैसे अपन बात करें केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, भारत के अंदर टोटल है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जबकि यूनेस्को, यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चला रखा है MAB, जो कि 1971 से स्टार्ट कर रखा है। और इस प्रोग्राम के तहत जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं उनमें भारत में है 12। कितने, 12। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो एक बार वापस देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, हम बात किसकी कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की कर रहे हैं। देखिए वापिस, बायोस्फीयर रिजर्व है दो प्रकार से हैं, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक केंद्र सरकार घोषित करती है और एक है यूनेस्को। यूनेस्को जिस प्रोग्राम के तहत, उस प्रोग्राम का नाम है MAB। 1971 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसके तहत जो केंद्र सरकार ने घोषित कर रखे हैं वो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जबकि यूनेस्को ने जो अपनी लिस्ट बना रखी है उसमें इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने शामिल कर रखे हैं। क्लियर मेरी बात? फिर उसके बाद में देखिए, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। जैसे अंदर ही अंदर की तरफ होता है वो होता है कोर जोन। क्या होता है, कोर जोन, कोर जोन। इसके बाहर की तरफ होता है, जो कोर जोन का संरक्षण करता है वो होता है बफर जोन। क्या होता है, बफर जोन होता है, बफर जोन होता है। और लास्ट में, हालांकि इसकी कोई वैसे सीमा नहीं होती है लास्ट वाले की, ये होता है संक्रमणशील जोन, संक्रमणशील जोन, संक्रमणशील जोन। ठीक है, यहां जो ये कोर जोन है, ये कोर जोन है, यहां पे मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय गतिविधियां नहीं होती, मानवीय क्रियाकलाप बिल्कुल बंद है, मानवीय क्रियाकलाप नहीं होती यहां पर। कहां पर है, इसे कोर जोन के अंदर, जो अंदर की ओर है वहां पर। इसका मतलब यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलेगी कोर जोन के अंदर। कोर जोन का संरक्षण करता है वो है बफर जोन। यहां पर बफर जोन, यहां पे थोड़ी सी मानवीय क्रियाकलाप या सीमित मानवीय क्रियाकलाप होती है, सीमित मानवीय क्रियाकलाप होती है। जैसे यहां पर एजुकेशन की दृष्टि से आप जा सकते हो, थोड़ा बहुत यहां पर्यटन में भी छूट होती है। जबकि संक्रमणशील जोन, यहां क्या होती है, छूट होती है, यहां पूर्ण रूप से छूट होती है, छोड़ के उद्योग को। जैसे यहां पर आप खेती भी कर सकते हो, उदाहरण के लिए यहां पर आप संक्रमणशील क्षेत्र में खेती भी कर सकते हो आप, लेकिन आप मकान भी बना सकते हो, लेकिन यहां पर आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। इतना थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर यहां पर क्या होता है, यहां पर इसके 3 पार्ट होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और संक्रमणशील जोन। जो सबसे अंदर की ओर है वो क्या है, कोर जोन है। कोर जोन का संरक्षण करता है बफर जोन, और लास्ट में बाहर की तरफ कौन है, तो वो संक्रमणशील जोन है। अब बात करते हैं अपने भारत में जो आपके ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले अपन उन्हें जो आपके 12 जो आपके
बायोस्फीयर रिजर्व है, पहले अपन उसकी बात करेंगे, फिर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 6 और जोड़ देंगे, 6 और जोड़ देंगे। एक बार अपन ये बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे पहला कौन सा, थोड़ी सी बात वो कर लेते हैं। देखो इधर सबसे बड़ा, सबसे पहला यदि आपको पूछ ले कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे पहला है नीलगिरी। कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार है कर्नाटक, कर्नाटक, इसका विस्तार है केरल में, इसका विस्तार है तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। इन 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। कौन सा, नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये। आपको पीछे याद हो तो हमने एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी पढ़ी थी, याद आ रहा हो तो, जैसे हम यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, तब यहां पर हमने पढ़ा था इसे पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को पढ़ा था। इधर ये कटे फटे रूप में या लगातार न होकर ये आपके क्या था, ये आपके पूर्वी घाट था। और यहां पर, यहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु था, यहां जो आपकी पर्वत श्रेणी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। क्या नाम था, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और हमने वहां पर भी पढ़ा था कि ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार कहां था, इन्हीं 3 राज्यों में, केरल, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु। याद करो यदि आपने पीछे पढ़ रखा तो। फिर एक चीज हमने और पढ़ी थी, किसी इन नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, याद है कि नहीं है ना, तो वो दोदा बेटा थी। कौन सी थी, दोदा बेटा थी। ये खुद जो पर्वत चोटी है ये कहां थी, ये आपकी तमिलनाडु के अंदर थी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 26 से 37 मीटर थी। तो यहीं पर आपके क्या है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद में देखो, फिर यदि आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले आपको, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले, तो आपका जवाब है, तब आपका जवाब है कच्छ का रण। क्या, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कहां पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ये कहां पड़ता है भाई, गुजरात में। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कच्छ का रण। फिर उसके बाद में पूछ ले आपको सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व यदि आपको पूछ ले, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब होगा डिब्रू सेखोवा, डिब्रू, डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा। और ये पड़ता है आपका कहां पर है, असम के अंदर, है ना, डिब्रूगढ़ असम के अंदर ही है ना, तो डिब्रू सेखोवा ये कहां पड़ता है, असम के अंदर पड़ता है। तो पहला तो नीलगिरी, सबसे बड़ा कच्छ का रण और सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा। तो 3 तो अपने यही क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलो, बाकी के जो बच गए आप आगे चलोगे। इसके बाद में जो बायो, जैसे मान लो कि 3 हो गए, अपन बात करते हैं चौथे बायोस्फीयर रिजर्व की। भाई 3 हो गए ना यहाँ पर, जैसे इसको आप 1 नंबर दे दो, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी होगी, सॉरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये आपका 2 नंबर पे कच्छ का रण हो गया, 3 नंबर पे आपका कौन सा हो गया, डिब्रू सेखोवा। अब बात करते हैं अपन 4 नंबर बायोस्फीयर रिजर्व की, क्योंकि ये 3 तो थोड़े से वैसे स्पेशल हो गए ना। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे देखिए एक नीचे, जैसे यहाँ पीछे आप जाओगे तो यहाँ पर 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीचे याद करो, यहाँ पर हमने नीचे, यहाँ पर हमने पर्वत श्रेणी देखी थी नीचे जो 2 राज्यों में फैली हुई थी। हालांकि याद करने की दृष्टि से अपने थोड़ा आसान रहेगा ये। और उसका नाम क्या था, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, अन्नाई मुडी। क्या थी, अन्नाई मुडी। और इस अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का विस्तार 2 राज्यों में था। ऊपर कर्नाटक छोड़ दो आप, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु। तो वैसे ही नीचे इसके यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नीचे यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है और उसका नाम है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व।
अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये पड़ता है 2 राज्यों में, बायोस्फीयर रिजर्व है ये पड़ता है आपके 2 राज्यों में। और ये 2 राज्य कौन से आपके, केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु। क्लियर यहां तक। इसके नीचे आप जाओगे तो तमिलनाडु में ये आपके है मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कहां पर है, ये आपका तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। याद करो हमने मन्नार की खाड़ी को पढ़ा है। जैसे आप दक्षिणी भारत पढ़ोगे ना, यहां पर इस तरह से, यहां दक्षिणी भारत ऐसे पढ़ोगे इधर, तो यहां पर है आपके क्या, मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है यहां पर। भाई खाड़ी का मतलब क्या होता है, खाड़ी का मतलब ये होता है कि वह जलीय भाग जो 3 तरफ से स्थल भाग से गिरा हुआ हो, वो कहलाती है खाड़ी। प्रायद्वीप का उल्टा ही तो होता है ना, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह स्थल भाग जिसके 3 साइड पानी है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। जबकि खाड़ी का मतलब क्या होता है कि वह जलीय भाग जिसके 3 साइड क्या है, स्थल भाग है ना, तो वो आपके क्या कहलाती है, खाड़ी। तो ये जो यहाँ मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु की हिस्सा, यहीं पर आपके क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद इधर यहां इधर जाओगे तो आप इधर यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहां पर है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कहां पर है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, द्वीप समूह में। मतलब टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। उनमें से 12 है वो यूनेस्को की सूची में है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, ठीक है ना। इनमें से आपके सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहला हमने पढ़ा नीलगिरी। नीलगिरी वो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपके कच्छ का रण। सबसे छोटा कौन सा है, तो वो डिब्रू शेखोवा। अगस्त्य मलाई वो 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु। नीचे तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, नीचे इधर ही आपके क्या है, ग्रेट निकोबार है। कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। बात यहां तक क्लियर होगी। अब देखो नीचे आप जाओगे और तो यहीं पर है शेषाचलम। जैसे एक बार अपन नीचे चल रहे हैं, ठीक है ना, शेषाचलम 7 नंबर पे यहां नीचे है कौन सा, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व। ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है भाई, आंध्र प्रदेश में है ये। उसके बाद में आप जाओगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में जो है वो एक तो पंचमढ़ी है। कौन सा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। एक है आपका पन्ना, कौन सा, पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपका नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है और उधर भी यूनेस्को की लिस्ट में भी नवीनतम है ये भी आपका कहां हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद में एक है अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है, ये इनकी बाउंड्री पे है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है ना, इनकी सीमा पर है ना। ज्यादा हिस्सा इसका कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां है, मध्य प्रदेश में। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व आपका ये हो गया। तो मध्य प्रदेश में 3 हो गए। ऐसे याद करोगे आप भाई, नीचे से आप याद करोगे ना, तो नीचे नीचे आपके कौन सा हो गया, इधर यहाँ पे ये नीलगिरी, इसके नीचे यहाँ पे कौन सा हो गया, तो यहाँ पे आपके कौन सा हो गया, अगस्त्य मलाई। नीचे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, और उधर जाओगे तो आप इधर जाओगे तो ग्रेट निकोबार हो गया। फिर बाद में ऊपर चलोगे आप, ठीक है ना, ऊपर चलोगे तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। फिर आप मध्य प्रदेश में आ जाओ, जहां पंचमढ़ी, पन्ना, अचानक मार। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ओडिशा की तरफ जाते हो तो वहां पर आपके सिमलीपाल, कौन सा है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहां पर है, तो ये भाई ओडिशा के अंदर है। कहां है, ओडिशा में। उसके बाद आगे जाओगे पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर है सुंदरवन। कौन सा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरपन। ये आपका कहां पर है, ये आपका पश्चिमी बंगाल में है। ये कहां पर है भाई, पश्चिमी बंगाल में है ये, ठीक है। ऊपर जाओगे तो इधर पश्चिम बंगाल के पास ही आगे जाओगे तो नोकरेक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहां पर है, तो ये आपका मेघालय में है। नोकरेक
नोकरेक, नोकरेक यहाँ पर आपके राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, और नोकरेक यहाँ पर आपके क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर है भाई। कितने हो गए, 13 हो गए आपके, 13 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए फिर आप आगे जाओगे इधर ही आप, तो यहीं पर आपके क्या है, असम के अंदर है मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, मानस बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कहां पर है, ये आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम के अंदर है, असम के अंदर है। आपने पढ़ा होगा पीछे, मानस नदी को जरूर पढ़ा होगा आपने, है ना, यदि ढंग से पढ़ा है तो। मानस नदी, ये मानस नदी किसकी सहायक नदी है भाई, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो उसके आसपास ही ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, यहीं पर आप आगे राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ोगे मानस में। उसके बाद आगे जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है आपका दिहांग देबांग, दिहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कहां पर है, ये भाई आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। यदि आपको थोड़ा याद आ रहा हो पीछे, दो दिहांग और देबांग ये शब्द याद आ रहा हो, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को हमने पढ़ा है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, इसको देहांग नदी कहते हैं। याद करो, ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थल पर सांगपो, बाद में वो भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देहांग नदी, क्या, दिहांग नदी, क्या कहते हैं, दिहांग नदी। और देबांग क्या है, देबांग इसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, उसका नाम क्या है, देबांग, है ना, इसकी सहायक नदी है एक जिसका नाम है देबांग। याद करो, देबांग और लोहित हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। जैसे ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से ये देबांग आ गई और इधर से लोहित आ गई, ये लोहित में इधर देबांग मिल गई है, इस लोहित के ऊपर हमने ढोला सादिया पुल देखा था। तो इसी को यहाँ पर यही इधर नदी है असम के अंदर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, इस ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग और ये देबांग हो गई, तो यहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जिसका नाम क्या है, दिहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद इधर जाओगे तो आप यहां पर आपको कंचनजंगा, क्या, कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तो सब याद होगा, है ना, ये तो सब याद होगा। कंचनजंगा कहां पर है भाई, तो ये आपके सिक्किम में है, ये सिक्किम में है, ये याद करो। कंचनजंगा क्या है, ये तो एक पर्वत चोटी है, क्या है, ये आपकी एक पर्वत चोटी है। और इसकी विशेषता क्या है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, आपकी कंचनजंगा, और यहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर यहां तक, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, फिर बाद में एक नंदा देवी, एक चोटी और भी था ना, नंदा देवी, क्या, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपका कहाँ है, नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पड़ी थी, अरे ये चीजें पीछे याद हो जाएंगी आपके, उत्तराखंड में थी ये, उत्तराखंड में थी ये, ठीक है ना। उसके लास्ट में कौन सा आपका, तो वो है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये आपका कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये कहां पर आपका, हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से आपके ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। और इनमें पहला कौन सा, नीलगिरी, सबसे बड़ा कौन सा, कचकारण, सबसे छोटा कौन सा, तो डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा। अब मान लो कि इसको ही मानचित्र में लेना आपको, ये मान लीजिए कि भारत है, ये भारत है, ये ठीक है ना, ये भारत है ना। और इसी को मानचित्र में यदि दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाओगे, देखो इधर, इधर यहां पर ये क्या हो गया, एक यहां पे नंबर ले लेते हैं अपन, ये याद करो, ये क्या है आपका, मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। इधर आपके ये अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, क्या, ग्रेट निकोबार। यहीं पर नीचे केरल और तमिलनाडु में तो कौन सा है, केरल और तमिलनाडु में क्या है, केरल और तमिलनाडु में अगस्त्य मलाई। इसके बाद में ऊपर 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यहां पर क्या है, तो यहां पर नीलगिरी, नीलगिरी। आंध्र प्रदेश में यहां शेषाचलम, क्या, शेषाचलम। फिर इधर आओगे तो यहां पन्ना, पंचमढ़ी, 2 तो ये हो गए आपके, 6 और 7। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह आपका अचानक मार अमरकंटक हो गया,
ठीक है ना। उधर आओगे तो सिमलीपाल, ये आपका हो गया सिमलीपाल, सिमलीपाल। इधर आप पश्चिम बंगाल में जाओगे तो यहाँ हो गया सुंदरवन। यहाँ हो गया आपका मेघालय के अंदर नोकरेक, क्या हो गया नोकरेक। यहाँ ऊपर अरुणाचल प्रदेश में देहांग देबांग, देहांग देबांग। यहाँ असम में इधर जाओगे तो वहां पर कौन सा है मानस। यहाँ सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में कौन सा है आपका, तो सिक्किम के अंदर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आपका कंचनजंगा, कौन सा है कंचनजंगा, ठीक है ना कंचनजंगा। इससे पहले यहाँ असम के अंदर डिब्रू सेखोवा भी रह गया, क्या डिब्रू सेखोवा। इधर सबसे बड़ा रह गया कच्छ का रण, कौन सा कच्छ का रण, कौन सा कच्छ का रण, कौन सा कच्छ का रण। यहाँ नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। यहाँ उत्तराखंड से ऊपर हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो गया, तो कोल्ड डेजर्ट। इस तरह ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 2-3 बार ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कौन सा है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर कौन सा है आपका अगस्त्य मलाई, यहाँ पे नीलगिरी, यहाँ पे शेषाचलम, यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ये कच्छ का रण, पन्ना पंचमढ़ी। उसके बाद में ये आपका कौन सा है अचानक मारा मरकंटक, ये सिमलीपाल, ये सुंदरवन, डिब्रू सेखोवा असम, मेघालय में ये नोकरेक, ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपका देहांग देबांग, ये आपका कौन सा हो गया असम में मानस, ये कौन सा हो गया इधर आपके सिक्किम में कंचनजंगा, ये नंदा देवी, और ये आपका कौन सा हो गया कोल्ड डेजर्ट। ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है। क्लियर मेरी बात यहां तक। ये थोड़ा सा लिस्ट वहां उधर दोनों लिस्ट अलग अलग बना रखी है किताब में, आप आराम से इसको पढ़ लेना। हमने पूरे 18 का जिक्र कर लिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, राष्ट्रीय उद्यानों की, किसकी राष्ट्रीय उद्यान। आगे उसके बाद है अपने क्या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। देखो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वर्तमान में कितनी, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान वो है जिम कॉर्बेट, कौन सा जिम कॉर्बेट। जैसे अपन नंबर लगा के लिखते हैं उनमें बातें कर लेते हैं अपन, है ना। एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपका क्या है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। लेकिन उस टाइम इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, है ना। पहले तो अपन बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो एक मिनट, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। और उस टाइम इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम यदि पूछ ले आपको किसका, जिम कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम पूछ ले या स्थापना के समय इसका नाम पूछ ले तो वो है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और अभी भी इसका नाम चेंज कर दिया है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में नाम है इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद करो रामगंगा को। रामगंगा क्या है, रामगंगा एक नदी है, रामगंगा क्या एक नदी है, क्या है एक नदी। और ये किसकी सहायक नदी है, ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी थी ना बाएं किनारे से, वही गंगा नदी की सहायक नदी है। तो वहीं उसके आसपास ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला हो गया आपका जिम कॉर्बेट, क्या हो गया जिम कॉर्बेट। क्लियर यहां तक, तो याद रखना थोड़ा सा, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर मेरी बात। उसके बाद देखो, इसके बाद में एक है आपका कौन सा, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। ये हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ता है भाई, लद्दाख में। अच्छा इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हेमिस हाई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, वो आपका हेमिस हाई है। कौन सा भाई, हेमिस हाई है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो फिर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साउथ बटन। क्या नाम है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान।
साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसकी विशेषता क्या है? ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, है ना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। सबसे बड़ा तो कौन सा हो गया? सबसे बड़ा तो हो गया आपका हेमिसाई, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा? तो वो आपका साउथ है बटन। जबकि पहला कौन सा है? तो वो जिम कॉर्बेट है। वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अब इसके अलावा देखो कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो प्रसिद्ध है किसी चीज के लिए। पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ का रण। क्या? कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण। अब थोड़ी देर पहले ये आया था ये कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, है ना भाई। राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर क्या होता है कि सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वो एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यानों को मिलकर बनाया जा सकता है वो, ठीक है ना, बड़ा क्षेत्र हो सकता है। तो वहीं कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं आपके क्या है, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ होगा? तो ये भी गुजरात में होगा, ये गुजरात में हो गया। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट याद ये रखना है कि ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का प्रथम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये, भाई समुद्र में है ये, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि मन्नार की खाड़ी भी राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपका समुद्री, एक बार ये वो प्रश्न भी पूछा हुआ है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अपन बात कर रहे थे कि समुद्री में एक और कौन सा है? एक आपका मन्नार की खाड़ी है। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मन्नार की खाड़ी है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो मन्नार की खाड़ी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, एनपी मतलब नेशनल पार्क। और ये कहाँ है भाई? ये आपका तमिलनाडु में है, ये है ना, राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है ये। और ये भी क्या है? एक आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खाड़ी के अंदर है भाई, इसका मतलब वहां जल है, चारों तीन तरफ उसके क्या है? स्थल भाग है, इसलिए किस प्रकार का हुआ ये? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया ये। क्लियर मेरी बात ही? तो कच्छ का रण और मन्नार की खाड़ी दोनों किस प्रकार के हैं? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये। फिर गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान और है, और उसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये प्रश्न बार बार आता है। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध? तो वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद देखो ऊपर जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दाच्चीगाम। क्या नाम है भाई? दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाच्चीगाम नेशनल पार्क। ये आपका कहां पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये कहां है? ये जम्मू कश्मीर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है हंगुल मृग, हंगुल मृग। ये कश्मीर में पाया जाता है, इसलिए इसको कश्मीरी मृग भी कहते हैं, कश्मीरी मृग भी कहते हैं। उसके लिए प्रसिद्ध है ये। आपको पूछ लेगा ये, तो भाई जैसे ये पूछ लेगा कि भाई कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो दाच्चीगाम हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना, इसके लिए ये आपका प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हंगुल मृग या कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दाच्चीगाम। कौन सा? दाच्चीगाम। क्लियर हो गया। उसके बाद यहीं पर आपके एक और है जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है आपका? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ये भी कहां पर आपका भाई? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में हेमिस हाई हो गया, लद्दाख में हेमिस हाई हो ही गया। उसके बाद देखो आप नीचे आओगे तो उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, तो हमने जिम कॉर्बेट पढ़ लिया। एक यहाँ पर है राजाजी। क्या है भाई? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कहां पर है राजाजी? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ये कहां है? उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में एक और है ना, उत्तराखंड में एक और है और उसका नाम है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यदि वहां पर है तो फिर शांत घाटी कहां पर है? यदि ये आपको पूछ ले कि शांत घाटी कहां पर है, तो शांत घाटी नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखना, केरल में है। ये केरल में है। तो इन दो चीजों को थोड़ा सा फोकस करना, एक फूलों की घाटी और एक शांत घाटी। फूलों की घाटी कहां पर है भाई? उत्तराखंड में। और शांत घाटी, शांत घाटी का इंग्लिश में वर्ड आ जाए तो साइलेंट वैली। क्या नाम है? साइलेंट वैली।
भाई इंग्लिश नाम यही होगा साइलेंट वैली, ये प्रश्न भी आता है कई बार, साइलेंट वैली। क्लियर मेरी बात ये? तो ये हो गया। अब नीचे आप आओगे, नीचे और आओगे आप, तो आप हरियाणा की तरफ आओगे, तो वहां पर है आपके सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंद्रावती, इंद्रावती नदी के किनारे पर है ये, तो इंद्रावती नाम हो गया उसका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहां पर है? हरियाणा के अंदर है ये भी कहां पे भाई? हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर आप राजस्थान में आप जानते ही हो, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया, है ना, रणथंभौर। ये तो राजस्थान में डिटेल से पढ़ते ही हो आप, इसलिए यहाँ पे तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो इनको बताना ही नहीं चाहिए आपको, है ना, क्योंकि राजस्थान में भी तो टॉपिक है आपके उधर, ठीक है ना। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है ना। उसके बाद रणथंभौर में केवलादेव है। कौन सा है? केवलादेव है आपके, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो ये भी कहां पर है? राजस्थान में। फिर उसके बाद में राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स हो गया, है ना, मुकुंदरा हिल्स हो गया। इसलिए राजस्थान वाले तो वैसे भी आप डिटेल से पढ़ते हो, है ना, ये तो वैसे भी डिटेल से पढ़ते हो आप, ठीक है ना। तो इस, है ना, इसलिए इसको ज्यादा यहाँ पर फोकस करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उधर भी तो टॉपिक है आपके, ठीक है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिख दिया अपन ने। उसके बाद देखो आप यूपी की तरफ जाओगे तो वहां पर है दुधवा। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। यह आपका उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार आता है दुधवा का। दुधवा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना भाई। कौन सा हो गया आपका? दुधवा, दुधवा, दुधवा। कौन सा हो गया? दुधवा। उसके बाद आप बिहार में जाओगे तो वहां है वाल्मीकि। क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका कहां पर है? ये भाई बिहार में है। ये कहां पर है? बिहार में, बिहार में। यहां पे बिहार से अलग झारखंड हुआ, वहां पर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहां पर है भाई? ये आपका झारखंड में है। ये कहां है? झारखंड में। फिर मध्य प्रदेश में जाओगे तो मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहां पर आपके बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे एक है बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में है। ये कहां है? मध्य प्रदेश में। लेकिन एक चीज याद रखना, बांदीपुर पूछ लेना, बांदीपुर पूछ ले तो ध्यान रखना थोड़ा सा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो वो आपके कर्नाटक में। ये कुछ नाम वाले थोड़े से कोशिश करना कि ये गड़बड़ ना हो। बांधवगढ़, बांदीपुर, थोड़ी देर पहले हमने और पढ़ा था एक, ठीक है ना, फूलों की घाटी और शांत घाटी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी हैं, जैसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में आपके हो गया ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश, वैसे ये थोड़ा सा महाराष्ट्र की बाउंड्री पर भी है ये, ठीक है ना। उसके बाद में कान्हा, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। कुन्नो, ये तो पीछे फेमस रहा ही था, है ना, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो याद रखना, वापस मैं रिपीट करता हूं, वाल्मीकि कहां है? बिहार में, बेतला झारखंड में, बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो ये सब कहां है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। ये थोड़ा सा अपन मानचित्र में भी इनको देख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो 25 नंबर पे आगे आप चलोगे तो ओडिशा की तरफ जाओगे इधर, तो इधर है आपका सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका है ओडिशा के अंदर। कहां है? ओडिशा के अंदर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और एक कछुए की प्रजाति है ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले, रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध, कछुओं के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, इनके लिए ये प्रसिद्ध है सिमलीपाल। और यही ओडिशा में एक राष्ट्रीय उद्यान और है जिसका नाम है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्या? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहां है भाई? ये भी आपका ओडिशा में है। ये भी कहां है भाई? ओडिशा में है ये। फिर ओडिशा से आगे और चले जाओ और घूम लो थोड़ा सा आप, पश्चिम बंगाल चले जाते हैं अपन, पश्चिम बंगाल चले जाते हैं तो वहां पे सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन, है ना, सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहां पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
तो ये आपका पश्चिमी बंगाल में है ये। अरे सुंदरवन थोड़ी देर पहले बायोस्फीयर रिजर्व भी बताया है, सुंदरवन तो वैसे भी याद कर लेना क्योंकि पीछे हमने डेल्टा भी पढ़ा था, याद हो तो आपको। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जिन नदियों के द्वारा होता है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या थी, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन। यही सुंदरवन, सुंदरवन सुंदरी, सुंदरी नामक वृक्ष मिलते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। यहीं पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका पश्चिमी बंगाल में है। अब इससे ऊपर जाओगे पश्चिम बंगाल से तो थोड़ी देर पहले जो नोकरेक देखा था, नोकरेक, नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहां पर आपके नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर आपके नेशनल पार्क भी है। नोकरेक कहां पर है, मेघालय में। अरे कहां पर है, मेघालय में। कहां पर है, मेघालय में। तो इधर देखो ओडिशा में दो हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका, सिमलीपाल और भीतरकनिका, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है ना। सुंदरवन और जल्दापारा कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में। नोकरेक कहां है, मेघालय के अंदर। मध्य प्रदेश में कौन से हो गए, वन विहार हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, है ना, ये सब कहां पर हो गया, आपके मध्य प्रदेश में। कान्हा हो गया, कुन्नू हो गया, ये सब कहां है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखो फिर राष्ट्रीय उद्यान और ऊपर जाओगे आप असम की साइड में, तो वहां पर है आपके क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर आपका, ये असम में है। ये कहां है, असम में। इंपॉर्टेंट किसके लिए है, एक सींग के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है ये, एक सींग के गेंडों के लिए प्रसिद्ध, एक सींग के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गेंडों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। और यहीं पर आपके कौन सा, मानस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना, तो यहीं असम के अंदर क्या है, एक आपका मानस, मानस। इसके बाद जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इधर ही आपके केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, ये आपका मणिपुर में है। ये विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमने झीलें पढ़ी तब भी इसका जिक्र हमने किया था। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका केबुल लामजाओ है। तैरता हुआ का मतलब क्या है, तैरता हुआ का मतलब ये कि इस पानी के भीतर, भाई इसमें अपने राष्ट्रीय उद्यानों में क्या करते हैं, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं, तो जलीय जीव भी तो होते हैं ना, वहां पर भी तो वनस्पतियां मिलती हैं, तो उनका भी संरक्षण, तो उसके लिए भी अपन राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं। तो वैसा ही केबुल लामजाओ है। और ये जिस झील में है वो झील है लोकटक झील, याद करो लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी, ये आपकी लोकटक, वहीं पर आपके केबुल लामजाओ। और हमने लोकटक झील पढ़ी तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का। उसके बाद में एक आपका है नोकरेक, तो हो गया ना, एक मिनट, नोकरेक तो हो गया। फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वहां पर आपके हैं नामदफा। कौन सा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। भारत की तरफ से तो क्या हो गया, भारत की तरफ से तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना। और इधर आप जानते ही हो, है ना, कि आपके अरुणाचल प्रदेश है वो म्यांमार की सीमा पर है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, नामदफा है। कौन सा है, नामदफा, ठीक है ना। सही चल रहा है ना भाई, याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये देखिए वापस देखो, आप उधर जाओगे तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, केबुल लामजाओ हो गया। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका केबुल लामजाओ। फिर है नामदफा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो देशों की सीमा पर है ये। एक प्रश्न यहां से ये पूछा हुआ है कि यहाँ जो बिग कैट या उसको बोलते हैं बड़ी बिल्ली, जिसकी कुछ प्रजातियां हैं, उनमें से 4 प्रजातियां इसमें मिलती हैं। बिग कैट की 4 प्रजातियां आपको कहां मिलेंगी, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी है जो यहां पर मिलती हैं, तो एक बाघ हो गया, उसके बाद में तेंदुआ हो गया, फिर उसके बाद में हिम तेंदुआ हो गया,
हिम तेंदुआ हो गया, और एक है क्लाउडेड लेपर्ड। क्या? क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। ये 4 प्रजातियां जो बिग कैट की हैं वो भी इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है ना। तो काजीरंगा हो गया असम के अंदर। अब आ जाओ इधर वापिस, ठीक है ना। अब जैसे इसको थोड़ा सा मानचित्र में आप ड्रॉ करोगे, ये सपोज करो कि इधर अपने पूर्वोत्तर भारत की एक बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां अरुणाचल प्रदेश है, यहां अरुणाचल प्रदेश है, यहां जो है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यहां बाउंड्री के ऊपर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये आपका हो गया नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। यहां मणिपुर में हो गया कौन सा, मणिपुर में कौन सा हो गया, तो कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां हो गया, मणिपुर में। यहां मेघालय है, यहां मेघालय में कौन सा हो गया, तो नोकरेक हो गया। कौन सा हो गया भाई, नोकरेक हो गया। कैबुल लामजाओ जो कि एक मात्र तैरता हुआ। यहां असम के अंदर एक तो हो गया आपका कौन सा, काजीरंगा, कौन सा, काजीरंगा। एक कौन सा हो गया आपका, मानस हो गया। कौन सा हो गया, मानस हो गया। इधर यहां पे राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर कौन से हो गया, सुंदरवन हो गया। एक तो कौन सा, सुंदरवन हो गया। एक कौन सा हो गया आपका, जल्दापारा हो गया। ऐसे आप 1-2 बार इनको याद करोगे तो ये यादें हो जाएंगे। ठीक है ना। क्लियर मेरी बात है, क्लियर यहां तक? अब देखो यहाँ पे ये लगभग 40-45 अपन कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो इसको मान लो कि छोटा कर लो आप, और थोड़ा सा भारत इधर बनाओ आप, हैं। यहां देखिए इधर आप नीचे आओगे, इधर यहां पे, तो यहां असम के अंदर देखिए, असम में यहां पर कौन कौन से पढ़े हमने, सिमलीपाल पढ़ा। कौन सा पढ़ा हमने, सिमलीपाल पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा, तो भीतरकनिका पढ़ा। कौन सा पढ़ा, भीतरकनिका। ऊपर यहां पे असम में काजीरंगा, सॉरी कंचनजंगा सिक्किम में, वो तो हमने शायद अभी तक पढ़ा ही नहीं है। चलो अभी और देख लेते है ना। 1 मिनट 34। यहां पे एक है आपका कौन सा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक तो काजीरंगा हो गया, एक तो काजीरंगा हो गया, और एक है कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका सिक्किम के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा तो बार बार नाम आ रहा है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कंचनजंगा भारत की एक चोटी भी है, भारत की एक चोटी भी है। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक? ठीक है। उसके बाद देखो फिर अपन नीचे आते हैं, फिर नीचे अपन आते हैं तो यहां पे देखिए एक है आपका महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। लेकिन आपको पूछ ले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, और वो है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। मतलब संजय गांधी वो तो महाराष्ट्र में, राजीव गांधी ये कहां पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक और इसके साथ में लगते याद कर लेना, पापी कोंडा। कौन सा, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, और यह आपका आंध्र प्रदेश में है। ये तो संजय गांधी तो आपका महाराष्ट्र में है, और राजीव गांधी है यह आपका आंध्र प्रदेश में। इसके साथ ही आप पापी कोंडा याद कर लेना। ठीक है ना। उसके साथ देखिए मन्नार की खाड़ी हमने उसके साथ लिख ही दिया तमिलनाडु में। फिर केरल में देखो एक तो हमने पढ़ लिया कौन सा, शांत घाटी। एक उसके बाद में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका कहां पर है, केरल में। याद करो पेरियार नदी भी केरल से संबंधित, पेरियार झील भी केरल से संबंधित, यही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में यहीं पर केरल में ही है एराविकुलम। कौन सा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहां पर है, तो ये भी आपका केरल में है। फिर उसके बाद में कर्नाटक में आ जाओ, तो कर्नाटक में एक बांदीपुर तो हमने पीछे पढ़ लिया, बांधवगढ़ के साथ पढ़ा था, क्योंकि वो नाम एक जैसे मिलते जुलते थे। इसके अलावा एक आपके है बनेरघट्टा, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। और कर्नाटक में फिर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नागरहोल। क्या नाम है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहां पर है, तो ये भी आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक में मुख्य रूप से कौन कौन से हो गए, नागरहोल, बनेरघट्टा और बांदीपुर, ये कर्नाटक के हो गए। ये कहां के हो गए, कर्नाटक के हो गए। क्लियर मेरी बात? उसके बाद देखो फिर हमने छत्तीसगढ़ वाला देख लिया क्या, गुरु घासीदास। 1 मिनट रुको भाई, दुधवा, नहीं देखा ना, चलो
एक मिनट देख लिया, शायद बेतला के साथ नहीं पढ़ा क्या पढ़ने। अच्छा ये इधर लिख रखे, ठीक है ठीक, पढ़ लिया। अब आ गया जो उसके बाद गोवा में भी एक है, गोवा में भी एक है, और उसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कहां पर है? ये भाई गोवा के अंदर है। तो ये कुछ अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करना, याद हो जाएंगे। संजय गांधी, राजीव गांधी एक साथ याद करना। संजय गांधी महाराष्ट्र में, राजीव गांधी आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी के साथ ही पापीकोंडा याद कर लेना। फिर बाद में फूलों की घाटी तो आपके उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर, एराविकुलम इसके साथ याद कर लेना। बनेर घट्टा नागरहोल ये कर्नाटक में, इसके अलावा बांदीपुर कर्नाटक में, बांधवगढ़ महाराष्ट्र में, है ना। भगवान महावीर कहां पर है? तो ये आपका गोवा में है। वाल्मीकि कहां पर है? तो ये बिहार के अंदर है। कहां है? बिहार में। उसके बाद में देखो फिर अपने आता है क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या? टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, या आप इसको बोल सकते हो हिंदी में बाघ परियोजना। क्या? बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट या फिर बाघ परियोजना, ठीक है ना। तो नाम से दिख रहा है कि किसको बचाने के लिए काम किया जाएगा, यहाँ पर बाघों को बचाने के लिए काम किया जाएगा। भारत के अंदर जो ये परियोजना शुरू हुई थी, है ना, भारत में ये परियोजना शुरू हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक यदि आपको बाघ पूछ ले, सर्वाधिक यदि बाघ पूछ ले, सर्वाधिक बाघों वाला राज्य यदि आपको पूछ ले तो वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्लियर मेरी बात? यदि आपको पूछ ले कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, यदि यह आपको पूछ ले तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई, 29 जुलाई। उसके बाद यदि आपको पूछ ले कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो आपके कौन है? कैलाश सांखला। कौन है? कैलाश सांखला है। वो कौन है? कैलाश सांखला है। ये हैं कहाँ के? और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये राजस्थान में जोधपुर से रहने वाले हैं। ये जो ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाएगा? 29 जुलाई को मनाया जाएगा। सर्वाधिक बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। और बाघ परियोजना शुरू कब हुई? तो ये आपके 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी। इसके तहत क्या होता है? बाघ रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। तो भारत का जो पहला बाघ रिजर्व है, प्रथम बाघ रिजर्व है, पहला जो बाघ रिजर्व है, वो कहां स्थापित किया गया? तो वो वहीं स्थापित किया गया जहां भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और वो है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहां है भाई? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। क्लियर मेरी बात? तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाघ परियोजना शुरू होती है 1 अप्रैल 1973 को शुरू होती है, ठीक है ना। ये टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। पहली बाघ रिजर्व है तो आपके ये जिम कॉर्बेट। अब देखो यदि आपको पूछ ले सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, तो वो आपका है नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व है। नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व है। और ये कहां पर है? ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। ये श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, यहां पर है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। सबसे छोटा पूछ ले, पहला तो कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा कौन सा हो गया? तो आपके नागार्जुन सागर। सबसे छोटा पूछ ले आपको, सबसे छोटा बाघ रिजर्व पूछ ले आपको, सबसे छोटा बाघ रिजर्व पूछ ले तो वो आपका कौन सा है? पेंच। कौन सा है? पेंच। और पेंच कहां है? ये आपके महाराष्ट्र में है। ये कहां है भाई? महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है ये। अब देखो पूछ ले कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व है, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व है, तो उनकी संख्या अभी मार्च के अंदर ही बढ़कर और 58 हो गई है टाइगर रिजर्व है। तो वो कितने हैं? 58। कितने हैं? 58। कितने हैं भाई?
58। 58वां बाघ रिजर्व पूछ ले आपको, 58वां बाघ रिजर्व यदि आपको पूछ ले तो 58वां बाघ रिजर्व है वो है माधव बाघ रिजर्व है। कौन सा? माधव बाघ रिजर्व है। और ये माधव बाघ रिजर्व है वो है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। बाकी आप लिस्ट याद कर लेना, लिस्ट दे रखी है थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइगर रिजर्व ज्यादातर वहीं मिलेंगे जहां पर पहले से राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये आंकड़ा थोड़ा नवीनतम है, इसको थोड़ा अपडेट कर लेना भाई। आ जाओ आगे, आगे एक पॉइंट और ले लेते हैं। और आगे एक पॉइंट है आर्द्र भूमियां। क्या? आर्द्र भूमियां या फिर नम भूमियां। नम भूमियां, आर्द्र भूमियां या फिर नम भूमि। आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि। ठीक है ना, आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि। ये क्या है? देखो, आर्द्र भूमि या नम भूमि मतलब इनको भी संरक्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है। पहला पॉइंट याद रखो आप, 2 फरवरी 1971, ये डेट याद रखना। इस दिन एक सम्मेलन होता है, एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन। ये रामसर है कहां पे? तो ये ईरान में कैस्पियन सागर झील के किनारे पर है। वहां पर कुछ देश इकट्ठा होते हैं और वहां पर बात क्या करते हैं? वो बात ये करते हैं कि जो आर्द्र भूमियां हैं, जो नम भूमियां हैं, उनका भी संरक्षण किया जाए, उनको भी बचाया जाए, क्योंकि वहां जैव विविधता ज्यादा होती है और जहां जैव विविधता ज्यादा होती है तो उन चीजों को बचाना जरूरी होता है। ठीक है ना, इसलिए इन आर्द्र भूमियों को भी बचाया जाए ताकि ये सूखे नहीं। ठीक है ना, तो इसकी बात की गई थी। और इस सम्मेलन के तहत जिन आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात की गई थी, वो जो आर्द्र भूमियां जिन्हें अधिसूचित किया जाएगा उनको बोलेंगे रामसर साइट। क्या बोलेंगे? रामसर साइट, या हिंदी में बोलोगे तो रामसर स्थल। क्या बोलोगे? रामसर स्थल। तो ये बात याद रखनी है आपको एक तो, कि रामसर साइट या रामसर स्थल क्या है? ये आर्द्र भूमियां है। ये क्या है? आर्द्र भूमियां है। ये 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ, इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। क्या? विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब बात करते हैं कि भारत में स्थिति क्या है। भारत में यदि पूछ ले आपको आर्द्र भूमियों की स्थिति क्या है, ठीक है ना, भारत में आर्द्र भूमि, भारत में कुल आर्द्र भूमि कितनी है, या ऐसे बोलो कि भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, रामसर साइट कितनी है। ये शब्द कई बार ऐसे भी आ जाता है, वेटलैंड भी आ जाता है, वेटलैंड भी आ जाता है। वेटलैंड का मतलब भी तो क्या होता है? गीली जमीन ही होता है। तो उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 89 है। ध्यान रखना, किताब में अपने 85 दे रखी हैं, तो अभी फरवरी 2025 में 4 और बढ़ गई, 4 और बढ़ गई, तो संख्या कितनी हो गई? 89 हो गई। कितनी हो गई भाई? 89 हो गई। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना, कितनी हो गई? 89 वर्तमान में। ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना, किताब में वो 85 दे रखा है वहां पर, है ना। फिर आपको पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक, भारत में ये पीछे वीडियो के एग्जाम में भी आया था, ये भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? रामसर साइट वाला राज्य यदि आपको पूछ ले तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका है, अभी आज की स्थिति में है, तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, जहां है 20 रामसर साइट। यहां पर भी किताब में 18 दे रखी हैं, अभी 4 बढ़ी, इनमें 4 में से 2 तमिलनाडु में बढ़ गई, तो संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। कितनी हो गई? 20। ये फरवरी 25 की ही, 2 फरवरी 2005 को ये 4 रामसर साइट घोषित की है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि ये जो आर्द्र भूमियां हैं, इनमें भी याद रखना आपको कि अभी कितनी है? 89 है भाई, अभी कितनी है? 89 है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर मेरी बात? ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, फिर और यदि पॉइंट पूछ ले आपको तो देखो इधर, भारत की पहली रामसर साइट यदि पूछ ले आपको सॉरी, हाँ, भारत का पहला रामसर स्थल, भारत का पहला रामसर स्थल यदि आपको पूछ ले तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का पहला रामसर स्थल यदि आपको पूछ ले तो वो एक तो है चिल्का झील। क्या? चिल्का झील। क्या? चिल्का झील। ये है कहां पर? ये आपके ओडिशा में है। ये कहां पर है? ओडिशा में। और एक इसके साथ अपने केवला देव है। क्या? केवला देव। और ये कहां पर? अपने राजस्थान में। अपने राजस्थान में 2 ही वेटलैंड है ना, केवला देव और सांबर है। ठीक है ना, उसमें से केवला देव है। यदि आपको पूछ ले सबसे बड़ा रामसर स्थल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
बड़ा रामसर स्थल यदि आपको पूछ ले तो वो आपका है सुंदरवन है। सुंदरवन बड़ा डेल्टा क्षेत्र है ना भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही है ये, है ना। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये कहां पर है भाई? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो बार बार नाम आ रहा है, ये रामसर साइट भी है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी, डेल्टा भी है, सुंदरवन बायस, सुंदरवन, सुंदरवन, है ना। या तो दया का भाई है सुंदर, है ना, यह सुंदरवन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, है ना। तो देखो सबसे बड़ा रामसर स्थल। सबसे छोटा यदि पूछ ले आपको, सबसे छोटा रामसर स्थल यदि आपको पूछ ले तो वो आपका है रेणुका। रेणुका झील पड़ी थी यदि आपको याद हो तो, रेणुका, रेणुका वेटलैंड बोल दो इसको आप, रेणुका वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड। ये आपके कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है ये भाई। रेणुका झील नहीं पड़ी थी क्या अपन ने कि वो है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में वो। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ वेटलैंड से संबंधित फैक्ट हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये रामसर स्थल कितने हैं? भी 89 है, ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना। ये पहला, तो पहला आप सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पहला चिल्का झील और केवलादेव, सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका। ठीक है, तो ये अपनी मोटी मोटी बातें थी इस टॉपिक से संबंधित। उसके बाकी की जो चीजें बच गई वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्लास कैसी चल रही है ये थोड़ा जल्दी करेंगे अपन भी, है ना। थोड़े कुछ टॉपिक है वो थोड़े से जल्दी निपटा के और आपको फ्री कर देंगे, है ना। इसको आप पढ़ते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, और क्लास को शेयर भी किया करो, कैसी लग रही है क्लास उस पर कमेंट भी किया करो। ओके, धन्यवाद।